हेलो दोस्तों, मैं के गुप्ता एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी 91 पर। और जिसमें हमारा जो पोर्शन चल रहा है डीआई का, उसमें आज हम लोग बात करेंगे टेबल चार्ट की। यानी टेबल चार्ट यानी हमारा जो टेबुलेशन आता है, टेबुलेशन से रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं उनको किस तरह से बनते हैं। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको ज्यादा करनी पड़ सकती है, लेकिन हर क्वेश्चन में नहीं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी दे देता है, डाटा ऐसा दे देता है, कैलकुलेट करना पड़ता है, लेकिन देखना बिल्कुल वैसे ही है। सारी डिटेल जो है वो आपको टेबल के रूप में दिखाई जाएगी। जैसा अभी तक हम लोगों ने पाई चार्ट पढ़ा, बार चार्ट पढ़ा, ग्राफ पढ़ा, तो सब में जो दिखाने का तरीका था बस उसी में। इसमें डाटा थोड़ा सा ज्यादा दिया होता है, इसमें कोई डायग्राम नहीं बना होता, इसमें केवल पंक्ति और रो और कॉलम के बेस में हमें हर चीज बताई जाती है, दिखाई जाती है, और उसी में डाटा के जो कैलकुलेशन होती है वो करके हमें अपने आंसर्स को बताना होता है। तो चलिए, जितने भी लोग लाइव आ चुके हैं सभी को गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देर नहीं करते हैं। टेबल से रिलेटेड जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनेंगे, हमारे पेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बनेंगे वो पहले करेंगे और थोड़े क्वेश्चन बाद में भी करेंगे। यानी अब लगातार हम लोग ढेर सारी डीआईएस को सॉल्व करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग 25 क्वेश्चनों की पूरा, जैसे कि एग्जाम में हमारे पेट के एग्जाम में पेपर आने वाला है, उस तरीके की प्रैक्टिस भी करेंगे। चलिए, तो आज टेबल में ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले महाबचत ऑफर जो कि आप लोगों को निकाला गया है कि संपूर्ण अध्ययन सामग्री और प्रैक्टिस सेट का कॉम्बो सेट अब अवेलेबल है आप लोगों के लिए केवल 350 रुपए में। जल्दी करिए, ये ऑफर केवल और केवल 5 अक्टूबर तक वैलिड है, यानी दशहरे के दिन तक वैलिड है। ठीक है, 2 दिन और बचे हुए इस ऑफर के लिए। तो यूजीसी नेट जो कि कोर्स आप लोगों का 2199 रुपए में था, वो सीधे डिस्काउंट करके कर दिया गया है 999 रुपए। वीडियो मॉक टेस्ट जो कि 349 में था, इसमें भी भारी डिस्काउंट दे दिया गया है, 249 रुपए में अवेलेबल है आप लोगों के लिए। पेट मॉक टेस्ट ज्यादा समय नहीं बचा है, 15 मॉक टेस्ट का ये टॉप 15 का मॉक टेस्ट का सेशन है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो लोग पेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, 249 रुपए में अवेलेबल है। बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराएगा और ढेर सारे क्वेश्चन है, पूरी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। अगर आपने 10 प्रैक्टिस सेट 20 के सॉल्व कर डाले तो समझ लीजिए 25 नंबर मैथ के, मतलब पूरे नंबर आपके कहीं गए नहीं है। हिंदी इंडिविजुअल का बैच केवल अवेलेबल है 999 रुपए में। ढेर सारा डिस्काउंट देखिए इसमें भी मिल गया है आपको। और पेट हिंदी का बैच केवल 149 में। इससे अच्छे ऑफर अब आपको कभी नहीं मिलने वाले हैं। इंतजार मत करिएगा दिवाली ऑफर का, क्योंकि दिवाली ऑफर में इससे कम तो नहीं होने वाला है। ठीक, तो जल्दी से इस ऑफर का फायदा उठाइए। ऑफर है केवल 5 अक्टूबर यानी दशहरे के दिन तक, ये केवल ऑफर है। तो जल्दी से नंबर्स पे कॉल करिए, अपने स्टडी 91 के एप्लीकेशन पर जाइए, इन कोर्सेज को एनरोल कर लीजिए बहुत ही कम फीस में। अब इससे कम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए भाई। अगला, चलिए यहां पर आ जाते हैं अपने टेबल की तरफ। देखिए टेबल में क्या कहा गया, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि क्लास जो है वो आज की रिकॉर्डेड है। छुट्टियां पड़ गई हैं दशहरे की, तो इसीलिए मैंने रिकॉर्डेड क्लास आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दी है कि आप लोगों को एग्जाम के बीच में कोई गैप ना मिले और आप लोग लगातार अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखे रहें। तो बिल्कुल वैसे हमें करना है, बस यहां पर निर्देश को पढ़ लेना है कि क्या जानकारी दी गई, और सारी जानकारी यहां पर टेबल के रूप में दे दी जाती है। यानी जो चीज हम लोग ग्राफ पाई चार्ट में देखते थे, एक सर्कल के अंदर जानकारी दी होती थी, तो वहां पर या तो परसेंट या तो एंगल बता दिया जाता, बाकी चीजें हमें क्वेश्चन में दी होती थी। यहां पर सारी की सारी जानकारी हमको इसके अंदर ही दे दी जाती है, और इसी में हर चीज को देख करके हमें अपने प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बस एक ही चीज आपके लिए रहने वाली है कि निर्देश क्या दिया गया है, डायरेक्शन क्या दी गई है। केवल डायरेक्शन को पढ़ते रहिएगा, और जहां पर जिस क्वेश्चन में मुझे लगेगा कि आपको डाउट आ सकता है उसको मैं 1 से 2 बार जरूर समझाऊंगा आपको। तो ध्यान से शब्दों को पढ़ते हुए, ठीक है, बहुत ज्यादा कमेंट्स वगैरह ना करते हुए, एक दूसरे से झगड़ा ना करते हुए, केवल क्लास के मेरी बातों पर ध्यान देते हुए चलिएगा। ठीक, निर्देश में क्या कहा गया कि दी गई तालिका में, यानी दिए गए टेबल चार्ट में दी गई तालिका में वर्ष 2000 के जानकारी जनवरी मास के, वर्ष 2000 के जानकारी नहीं, जनवरी माह के लिए किए गए सर्वेक्षण द्वारा एक रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ियों के आवागमन को दर्शाया गया है। यानी आने वाली रेलगाड़ियों की संख्या और जाने वाली रेलगाड़ियों की संख्या को दर्शाया गया है। तो इसका अध्ययन करना है और ध्यान से क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यहां पर दिखाया गया हमको देरी, यानी मिनट में बताया गया कितने मिनट देरी की बात की गई। तो 0 मिनट देरी यानी सही समय पर, तो इसका मतलब हो जाता है सही समय पर।
फिर 0 से 30 मिनट, यानी जो रेलगाड़ियां 30 मिनट देरी से पहुंच सकती हैं उनकी संख्या दिखाई गई है, पहुंचने वाली गाड़ियों की संख्या और छूटने वाली गाड़ियों की संख्या। तो यहां पर है पहुंचने वाली गाड़ियों की संख्या, यहां छूटने वाली गाड़ियों की संख्या, और लास्ट में यहां पर इनका योग करके दे दिया है। तो कुछ क्वेश्चन में आपको योग दिया रहेगा, कुछ क्वेश्चन में योग नहीं दिया रहता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस क्वेश्चन में औसत पूछेगा उसमें आपको योग नहीं दिया होगा, और जिसमें औसत से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं होगा उसमें आपको योग दे दिया गया होता है। और कभी कभी योग भी दिया होता है और औसत भी पूछ लेता है, तो वो आसान हो जाता है फिर। ठीक, तो यहां पर आपको क्वेश्चन पढ़ना है। यहां पूछा गया देर से पहुंचने वाली गाड़ियों की कुल संख्या कितनी है। देर से पहुंचने वाली गाड़ियों की कुल संख्या कितनी है, तो अब ये कुल 1400 मत बता दीजिएगा। ठीक, देखिए देर से पहुंचने वाली गाड़ियों की कुल संख्या, तो इसका मतलब है कुल गाड़ियों की संख्या कितनी, पहुंचने वाली गाड़ियों की कुल संख्या 1400 है, पहुंचने वाली गाड़ियों की कुल संख्या कितनी है 1400, और उसमें भी सही समय पर कितनी पहुंच जाती हैं 1250। यह है सही समय पर पहुंचने वाली गाड़ियों की संख्या। तो कुल गाड़ियों की संख्या में से अगर सही समय पर पहुंचने वाली गाड़ियों की संख्या को घटा दे तो जितनी बची गाड़ियां हैं वो सब देर से पहुंची होंगी। तो यहां पर 1400 में से हम 1250 घटा देंगे तो यह आ जाएगा हमारा 150। तो यहां पर देर से पहुंचने वाली गाड़ियों की संख्या होगी 150। ठीक है, यानी कुल गाड़ियों की संख्या में से जो 0 मिनट लेट हुई है, इसका मतलब सही समय पर पहुंची। 0 मिनट लेट होने का मतलब क्या हुआ, सही समय पर पहुंची हैं। तो सही समय पर पहुंचने वाली गाड़ियों की संख्या को अगर हटा दें तो बाकी इनको जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये जुड़ करके अपने आप आपको दे देगा कितनी होगी। क्लियर, तो ये हो जाएगा इसका आंसर डी ऑप्शन, यानी 150 रेलगाड़ियां जो कि देर से पहुंचती हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, तो उम्मीद करता हूं बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और जहां पर कोई डाउट आए तो आप कमेंट में मुझे अपना डाउट भेज सकते हैं। ठीक है, डीआई नंबर बता दीजिएगा और क्वेश्चन वो आप कमेंट में मुझे भेज सकते हैं। किसी भी तरह का कोई डाउट आता है तो वो तुरंत आपको सॉल्यूशन में दे दूंगा। देर से छूटने वाली गाड़ियों की कुल संख्या कितनी है। देर से छूटने वाली गाड़ियों की कुल संख्या, तो छूटने वाली रो को हम देखेंगे तो यहां से कुल गाड़ियों की संख्या कितनी है, तो कुल गाड़ियों की संख्या है 1490। कुल गाड़ियों की संख्या कितनी आ गई भाई, 1490 आ गई। अब इसमें से सही टाइम पर कितनी छूट जाती हैं 1400, ये छूटती हैं सही टाइम पर। ठीक, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो देर से छूटने वाली गाड़ियों की संख्या, देर से छूटने वाली गाड़ियों की संख्या कितनी हो जाएगी 90 हो जाएगी। और उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सभी ने सही आंसर दिया होगा, सभी ने आंसर बिल्कुल सही दिया होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो इसमें भी बहुत ज्यादा देखिए बहुत आसान डीआई है। इसमें बस देख के आपको बताना है। कुछ डीआईज ऐसी आ जाती हैं, कुछ टेबल ऐसे आते हैं जहां पे एक दूसरे के कंपैरिजन में परसेंटेज में चेंज करना होगा या एवरेज बताना होगा या फिर डाटा ऐसा दे देगा, थोड़ी कैलकुलेशन करनी होगी। बाकी देखना बिल्कुल उसी तरह जैसे अभी तक सारी चीजों को हम देखते आए हैं। क्वेश्चन पढ़िए, डाटा का इस्तेमाल करिए और अपने आंसर बताइए। अगला प्रश्न क्या कहता है, यदि रेलवे की समय निष्ठा को रेलगाड़ियों के रेलवे स्टेशन पर निर्धारित समय पर पहुंचने और छूटने के अवसरों की संख्या का कुल पहुंचने और छूटने की अवसरों की संख्या के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाए। अब ये क्वेश्चन लैंग्वेज में इतना घुमा हुआ है कि आपको इसको लैंग्वेज इतनी हिंदी में ऐसी है कि आपको समझने में थोड़ी समस्या हो सकती है। ठीक, ध्यान से समझिएगा। रेलवे की समय निष्ठा, समय निष्ठा का मतलब क्या होता है, सही समय पर पहुंचने का प्रतिशत, सही समय पर पहुंचने का। जैसे मान लीजिए आप एक तरह से देखिए 4 दिन मान लीजिए आप ऑफिस जाते हैं, घर से 4 दिन ऑफिस जाते हैं, जिसमें से आप 3 दिन सही टाइम पर पहुंचते हैं, 1 दिन सही टाइम पर नहीं पहुंचते हैं, देर से पहुंचते हैं। तो वहां पर आपकी समय निष्ठा कैसे देखी जाएगी, 4 दिनों में 3 दिन आप समय पर आते हैं तो इसका मतलब 3/4। ठीक है, कुल के हिसाब से वो देखा जाता है, यानी 75% बन जाएगी। तो उसी तरह से यहां पर पूछा जा रहा है कि रेलवे की समय निष्ठा के हिसाब से अगर देखा जाए तो निर्धारित समय पर पहुंचने और छूटने के अवसरों की संख्या, निर्धारित समय पर पहुंचने और छूटने के अवसरों की संख्या कुल पहुंचने और छूटने के अवसरों की संख्या के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाए तो सर्वेक्षण वाले माह में रेलवे की समय निष्ठा कितनी है, यानी सही समय पर कितनी रेलगाड़ियां पहुंचती हैं और छूटती हैं।
ठीक है, वो उनका प्रतिशत क्या है, बस ये आपको इसमें बताना है। सही समय पर कितनी रेलगाड़ियां पहुंचती और छूटती हैं, उनका प्रतिशत क्या है, तो जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि उसका प्रतिशत कितना आएगा। ठीक है, फटाफट। तो सही समय पर पहुंचने वालों, अब इसमें करना क्या है, चलिए उम्मीद करता हूं कई लोगों ने आंसर सही भी दिया होगा। सही समय पर कितनी गाड़ियां पहुंचती और छूटती हैं, तो 1250 पहुंचती हैं, 1400 छूटती हैं, तो 12 और 14 हो गया 2650। ये रेलगाड़ियां इतनी टोटल होंगी जो सही समय पर या तो पहुंच रही हैं या तो छूट रही हैं। ठीक, और इनका परसेंटेज हमें निकालना है कुल रेलगाड़ियों के पहुंचने की और छूटने की संख्या के साथ। तो 14 14 2890, तो यहां बटे में रख देंगे 2890, दोनों को जोड़ करके, इनको प्लस करके बटे में रखेंगे, इनको प्लस करके ऊपर, और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो 0 से 0 काट दीजिए, 265 289 है, इसको भाग करना है। ठीक है, तो ये आप अगर देखें तो 289 है, 265 है, ये आपका आ जाएगा 91.7%। पूरा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 91.7%। ठीक है, तो इनकी समय निष्ठा क्या होगी, 91.7%। अब यहां लगभग में नहीं पूछा है तो पूरा पूरा इसमें आपको काटना ही पड़ेगा, 91.7, यानी बी ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, बी ऑप्शन बन जाएगा इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर। क्लियर, तो उम्मीद करता हूं बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेशन करनी है जैसा अभी तक हम लोग बाकी डीआईज में करते आ रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, और अगर कोई चीज ना समझ में आए तो उसको आप दोबारा से एक बार देख सकते हैं। तो यहां पर बोला क्या गया था, फिर से ध्यान से समझिएगा। निर्धारित समय पर पहुंचने और छूटने, तो निर्धारित समय यानी जो 0 मिनट लेट से पहुंची हो या छूटी हो, तो टोटल कितनी गाड़ियां, 12 और 14 2650 गाड़ियां ये छूटती और पहुंचती हैं निर्धारित समय पर। तो यही बताएगा हमें समय निष्ठा के बारे में, यानी हमारे एक्चुअल टाइम पर पहुंचने वाले परसेंटेज के बारे में। ठीक, और टोटल गाड़ियों के साथ पूछा गया है कि संख्या का कुल पहुंचने और छूटने की, तो कुल पहुंचने वाली गाड़ियां, कुल छूटने वाली गाड़ियां, इनको जोड़ करके रख देंगे और प्रतिशत में बदल देंगे। क्लियर, चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, समय से पहुंचने वाली कुल रेलगाड़ियां, समय से पहुंचने वाली कुल रेलगाड़ियां, समय से पहुंचने तथा छूटने वाली गाड़ियों का कुल कितना प्रतिशत है। समय से पहुंचने वाली कुल रेलगाड़ियां, समय से पहुंचने और छूटने वाली रेलगाड़ियों का कुल रेलगाड़ियों का कितना प्रतिशत है। चलो, तो अब इसमें आपको करना क्या है, क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है कि समय से पहुंचने वाली कुल रेलगाड़ियां कितनी हैं। तो समय से पहुंचने वाली रेलगाड़ियां हैं 1250, तो 1250 लिख लेंगे, और बटे किसके तुलना में निकालना है, समय से पहुंचने तथा छूटने वाली कुल गाड़ियां, तो पहुंचने प्लस छूटने यानी 2650, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100। तो 0 से 0 काट दो भाई, 125 है, 265 है, फटाफट 5 से काटेंगे और भाग देंगे। ठीक है, 5 से काटेंगे और भाग देंगे। चलो, तो अब ये कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी भाई, है ना। 5 से काटेंगे तो 5 से कट जाएगा ये 25 बार में, 5 से काटेंगे 5 25, 5 तिहाई 15। अब यहां पर 2500 को 53 से भाग देना है। अगर यहां पर 53 ना होता, 50 होता, तो ये लगभग 50% के आसपास पहुंचता। ध्यान से देखो क्या करना है, 53 की जगह पर अगर 50 कर लेते तो ये 50% के आसपास पहुंचता, लेकिन यहां पर 53 है यानी नीचे बड़ी संख्या, तो 50 से थोड़ा कम मिलेगा। तो 50 से कम कौन सा ऑप्शन यहां पर है, 47.17, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 47.17%। बात समझे, तो पूरा सॉल्व करेंगे तो 47.17 आ जाएगा। और अगर आप लगभग में देखना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा भाई कि यहां पर अगर 50 लिखा होता तो 50 बार में कट जाता, 50 लिखा होता तो 50 बार में, लेकिन 50 से ज्यादा संख्या, इसका मतलब 50 से कम बार में कटेगा, और थोड़ा ही कम कटेगा, बहुत ज्यादा कम नहीं कटेगा। तो 47.17 ये आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर, तो उम्मीद करता हूं बढ़िया से समझ में आ गया होगा। बस केवल इसमें भी वही करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है और अपने आंसर को देखते चलना है। बाकी आप लोग कमेंट में खूब बदमाशी कर रहे होंगे, मुझे पता है, पढ़ाई पर ध्यान कुछ कम होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। 60 मिनट से अधिक देरी से पहुंचने वाली कुल रेलगाड़ियां, स्टेशन पर पहुंचने वाली कुल रेलगाड़ियों की
कितनी प्रतिशत हैं? 60 मिनट से अधिक देरी से पहुंचने वाली, तो 60 मिनट से अधिक देरी से कितनी गाड़ियां पहुंच रही हैं? 5 रेलगाड़ियां पहुंच रही हैं। तो 5 पहुंचने वाली कुल रेलगाड़ियां, स्टेशन पर पहुंचने वाली कुल रेलगाड़ियों, तो स्टेशन पे पहुंचने वाली कुल रेलगाड़ियां कितनी है? 1400। तो 5/1400 गुणे 100, 5/1400 गुणे 100, तो आपका 20 ये कट जाएगा, 5/14। तो 5/14 अगर सॉल्व करें तो दशमलव लग जाएगा, तो 0.14 तिया 42, बचेगा 8, फिर 14 छंग लगभग में आप देखें तो 14 छंग 84, क्योंकि 8 बचेगा तो 80 बनेगा, फिर 14 पंचे 70 होता है, फिर 10 बचेगा, फिर आप जाएंगे तो फिर हो जाएगा आपका 14 सत्ते 98, तो 14 पंचे 70, 14 सत्ते 98, तो 7 को हटा करके इसके पहले 0.36 लिख सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा 0.36%। ठीक है, 1% से भी कम आंसर आएगा इसका, 5/14 लिखा हुआ है। क्लियर? तो 5/14 था, इसका मतलब 1 से कम आंसर आएगा, 1 से कम एक ही ऑप्शन था। ना सॉल्व करना चाहते पूरा तो भी आप इसका आंसर बता सकते थे कितना होगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा सब कुछ बढ़िया से। तो ध्यान से क्लास को देखिए, कमेंट पर ध्यान छोड़ करके क्लास को ध्यान से देखते चलिए, बातों पर ध्यान देते रहिए, सब कुछ बढ़िया से समझ में आता जाएगा। तो अगले क्वेश्चन से पहले डेली यूट्यूब शेड्यूल आपके सामने है। डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस रहती हैं आपकी सुबह 8 बजे से, इंडियन पॉलिटी सुबह 9 बजे से, जीके एंड जीएस सुबह 10 बजे से, रीजनिंग सुबह 12 बजे से, ज्योग्राफी की क्लास दोपहर 1 बजे, मैथ की क्लास दोपहर 3 बजे, साइंस की क्लास सुबह शाम 6 बजे और संस्कृत की क्लास शाम 7 बजे, और साथ ही साथ शाम 8 बजे से सबसे आपके चहेते और मोस्ट डिमांडिंग टीचर आप सभी के हिंदी सामान्य हिंदी, करंट अफेयर्स और सामान्य अध्ययन की क्लास लेकर आ रहे हैं शाम 8 बजे नितिन सर के द्वारा। तो इन क्लासेस से जुड़ना मत भूलिएगा, सभी क्लासेस में जुड़िए और अपने तैयारी को और बेहतर बनाइए और इंप्रूव करिए। चलिए अगला है, यहां पर दूसरी डीआई आ गई है, ध्यान से इसमें देखिएगा। निम्नलिखित सारणी का अध्ययन करके प्रश्नों का उत्तर, सारणी में दिया क्या गया है कि विभिन्न शहरों में रह रहे ग्रेजुएटों और पोस्ट ग्रेजुएटों की संख्या, यानी आप लोगों के बारे में बात की जा रही है। विभिन्न शहरों में रहने वाले ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लोगों की संख्या यहां पर दर्शाया गया है, और शहर कौन कौन से हैं? A, B, C, D, E और F, यानी यहां पर 6 शहरों के बारे में जानकारी दी गई। पहले कॉलम में यहां पर दिया है ग्रेजुएट लोगों की संख्या, यहां बताया गया है पोस्ट ग्रेजुएट लोगों की संख्या। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, जैसा कि पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, शहर सी में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएटों की संख्या के बीच क्या अंतर है? ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लोगों की संख्या के बीच में क्या अंतर है? तो आपको पता है यहां पर आपको क्या करना है, सिर्फ देख करके बता देना है, घटा करके बता देना है और कुछ नहीं। तो शहर सी की बात कर रहा है, तो सी में देखेंगे ग्रेजुएट हमारे कितने हैं? 15,150, 15,150, ये कौन है? ग्रेजुएट हैं। और पोस्ट ग्रेजुएट कितने हैं? तो पोस्ट ग्रेजुएट की बात करेगा जिसने पीजी कर रखा है 10,500, ठीक है ना, 10,500 यहां दिख रहा होगा 10,500। तो अब इन्हीं को आपस में घटा देना है, तो 15,150 में से 10,500 को घटा देंगे, 15,150 में से 10,500 को घटा देंगे। चलिए, तो 15,000 में से 10,500 को घटाते तो 4,500 आता, 150 और जुड़ जाएगा, तो इसका मतलब 4,650। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए 4,650। क्लियर है? 4,650। बात समझ में आ गई? तो बस इसमें देख करके आपको घटाना है, किसी में भी अनुपात पूछ सकता है, किसी में प्रतिशत पूछ सकता है, तो बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे अभी तक हम लोग सभी क्वेश्चंस को कर रहे थे। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को ये जो रिकॉर्डेड क्लास जारी है इसमें भी समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। और अगर किसी भी टाइप के किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही है तो आप केवल जो इसमें यहाँ पर दिया ना ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट, ऐसा लिख करके इसके पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ऐसे आप मुझे भेज सकते हैं। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट आए कमेंट में, वीडियो के कमेंट में आप लिख दीजिएगा, मैं उसमें आपका डाउट दूर कर दूंगा। ठीक है? और आप लोग भी दशहरे की छुट्टी, नवरात्र जो है दशहरा है, आराम से मनाइएगा। और इसमें ऊपर वाले मैं भी आप सभी की तरह प्रार्थना करूंगा कि आप सभी को इस बार पेट के एग्जाम जितने भी लोग देने जा रहे हैं सबको सफलता जरूर मिल जाए। मैथ की वजह से तो आपका एग्जाम ना रुके, बाकी पढ़ाई लिखाई करना, प्रैक्टिस करना वो आपकी अपनी जिम्मेदारी है।
अगला क्वेश्चन, सभी शहरों में मिलकर, क्वेश्चन में क्या कहा गया, सभी शहरों में मिलकर पोस्ट ग्रेजुएटों की औसत संख्या क्या है। सभी शहरों में मिलकर पोस्ट ग्रेजुएटों की औसत संख्या क्या है। तो अब आपको क्या करना है, सबको जोड़ना है और 6 से भाग करना है। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए मेरे बताने से पहले, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएटों की संख्या का औसत कितना है? तो आपको क्या करना है, 8,000, 18,000, 10,500, 16,250, 20,000 और 18,400 सबको जोड़ लेना है। ठीक, तो चलिए जोड़ लेते हैं। 18 8 हो गया हमारा 26, 26 10 46, 26 10 36 और 500, फिर 16 है, 20 से 18 है, तो इनको अलग जोड़ लेते हैं, बाकियों को अलग जोड़ लेते हैं। तो ये टोटल हमारा बन जाएगा 91,200। ये टोटल इसमें यहां पर जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 91,200, यानी यहां पर 91,200 हो गई कुल संख्या पोस्ट ग्रेजुएट। तो औसत बराबर होता है योग बटे पदों की संख्या। तो पदों की संख्या हो गई 6, 6 से भाग देंगे तो 6 1 6, 6 5 30, 6 दूनी 12, आगे 2 जीरो, 152 और आगे 2 जीरो, 15,200। तो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा इसमें आपका राइट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोग आंसर सब सही दे रहे होंगे। बाकी बदमाशियां चल रही हैं वो तो मैं लाइव में देखता ही रहूंगा। फिलहाल अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो औसत पूछा गया तो योग बटे पदों की संख्या। तो 6 शहर हैं, 6 से भाग। अगला क्वेश्चन, शहर ए और बी में मिलकर, शहर ए और बी में मिलकर ग्रेजुएटों की संख्या शहर ए और ई में मिलकर पोस्ट ग्रेजुएटों की संख्या से अनुपात क्या है। ठीक है, तो शहर ए और बी, तो शहर ए और बी के ग्रेजुएटों की संख्या बोला है तो इनको जोड़ेंगे, और शहर ए और ई के, ए और ई के बोला है तो ए और ई इनको जोड़ेंगे, यानी 10 और 25, 35,450, 35,450 अनुपात 8,000 और 20,000 यानी 28,000। इनका आपको अनुपात बताना है तो 0 से 0 कट जाएगा, फिर 5 से काटेंगे। ठीक है, 5 से, क्योंकि 8 लिखा हुआ है तो 5 से ही अब इसको कटना है, किसी और से नहीं कटेगा। तो 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 560, 5 से कट जाएगा तो आंसर हो जाएगा 28 का 2 गुना 56, आगे एक 0, 560। और ये है 3 5 4 5, 5 से कटेगा 5 सत्ते 35, नहीं कटेगा 0, तो 5 सत्ते 35, नहीं कटेगा 0, 5 9 45, 709 अनुपाते 560, 709 अनुपाते 560, यानी बी ऑप्शन होगा इसमें आपका राइट आंसर। बी ऑप्शन इसमें आपका बन जाएगा राइट आंसर। क्लियर है? ठीक है, तो आज आप लोगों से बातचीत नहीं हो पा रही है, आज आप लोगों के मैं कमेंट नहीं देख पा रहा हूं, तो क्लास थोड़ा सा तेजी से चलेगी। ठीक, चलिए, तो क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन होते चलेंगे। अब बातचीत हो नहीं पा रही है, आप लोगों क्या दोबारा रिपीट करने को कह रहे हैं वो नहीं मैं समझ पा रहा हूं, तो उसको ध्यान से बस देखते चलिए, ध्यान से करिएगा क्लास। शहर ए डी और एफ, शहर ए डी और एफ में मिलकर ग्रेजुएटों और पोस्ट ग्रेजुएटों की कुल संख्या कितनी है। ए डी और ई, तो ए में इधर जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 10 8 18,200। ठीक है, कुल संख्या। डी को बोला गया तो डी वाले को जोड़ेंगे, 20 और 16 हो गया 36, 200 और 250 450, ये हो गया। और बोला गया एफ, तो एफ में देखेंगे 16,500 और 18,450, तो 16,500 और 18,450, तो 16 और 18 को जोड़ेंगे, 16 18 10 26 हो जाएगा, 26 और 6 32, 32,950, 32,950। अब इनको जोड़ देना है तो 0 0 1 3 4 3 7 9 7 16 का 6 हासिल गया, 1 8 1 9 9 6 15 2 17, 8 1 9 6 15 2 17। कुछ गड़बड़ हो गई क्या? 1 मिनट। 10,200 और 8,000, 18,200, 25 और 18, अरे कहाँ गया ये,
सॉरी 20 और 16, 20 और 16 36, 2 और 2 4,450। फिर f को बोला गया है तो f में होगा 16,518, 18 और 16 तो 18 10 28, 28 और 6 34, वही मैं कहूँ कहाँ गड़बड़ हो गई, 28 और 6 34 होगा, ठीक है। तो 34 हो गया, तो ये हो जाएगा 6 8 1 9 6 15 4 19 का 9 हासिल गया 1 3 3 6 1 7 1 8, 89,600 यानी डी ऑप्शन होगा इसमें आपका राइट आंसर, 89,600। ठीक, तो तीनों का कुल मिलाकर संख्या पूछा था, तो दोनों को जोड़ करके सबकी संख्या बता देनी है। तो ऐसे क्वेश्चन आसान है, वैसे बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अभी आगे थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊंगा इसका। शहर एफ में अगला क्वेश्चन क्या कहता है, शहर एफ में ग्रेजुएटों की संख्या इसी शहर में, यानी एफ की ही बात कर रहा है, इसी शहर में पोस्ट ग्रेजुएटों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो केवल शहर एफ को देखना है। एफ में ग्रेजुएटों की संख्या 16,500, पोस्ट ग्रेजुएटों की संख्या 18,450 का लगभग कितना परसेंट है। तो अब लगभग में करना है, तो ऊपर 500 है तो आप नीचे भी 500 करके ही सॉल्व कर सकते हैं। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, लगभग कितना प्रतिशत है। तो 184, 185 मान लें और 165 मान लें। 185 और 165 अगर हम देखें तो 185, 165, 20, 180 ये लगभग 90% के आसपास जाएगा, 90 से थोड़ा सा कम, तो 90% के आसपास जाएगा। तो 90 से कम यहां पर थोड़ा सा कम, एक ये मिल रहा है 88, तो 89% लगभग ये होगा। 20 है बटे में 180 अगर हम देखें तो ये लगभग 9 बार में कटता है, यानी 90% के आसपास जाएगा। और 90% से यहां पर 18 के आगे 450 भी लिखा हुआ है, इसका मतलब 90 से थोड़ा सा कम इसका आंसर मिलेगा आपको, 90 से थोड़ा सा कम। और 90 से थोड़ा कम कौन सा है यहां पर, 89 है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 89%। जैसा कि मैंने बताया कि ऐसे क्वेश्चनों में जब भी लगभग में पूछे तो आपको पूरी तरह से नहीं काटना है। यहां पर अगर 165 दिख रहा है तो इसको 18,500 कर लीजिए, तो अब यहां पर 20 का अंतर आएगा। अगर 180 और 20 का अंतर देखें तो 9 गुना होता है, यानी 90% के आसपास जाएगा। यहां 18,500 था, इसका मतलब 90 से थोड़ा सा कम आपको कर देना है, तो आंसर हो जाएगा 89%। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 89%। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यूपी ट्रिपलएससी पेट एग्जाम के लिए 15 मॉक टेस्ट की सीरीज है, जो कि अभी भी आप अगर ज्वाइन करेंगे तो कम से कम 12 टेस्ट आप दे सकते हैं आसानी से, जिसमें आपको 25 सेक्शनल टेस्ट भी होंगे। तो 3000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वीडियो सॉल्यूशन के साथ रहेगा पूरा मॉक टेस्ट, और डाउट क्लियरिंग सेशन भी इसमें मिलेगा। तो जल्दी से स्टडी 91 के एप्लीकेशन पर जाइए और इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए और अपनी तैयारी को और इंप्रूव कर लीजिए और बेहतर बना लीजिए, ताकि जो हमारा जो आखिरी समय चल रहा है ये एग्जाम से पहले का, इसमें प्रैक्टिस आपकी बेहतर हो जाए, बहुत बेहतर तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। अगला, नीचे दी गई तालिका में अगली डीआई आ गई है। देखिए थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी बढ़िया, क्योंकि इसमें डाटा बढ़िया दिया गया है। नीचे दी गई तालिका में 5 साल के लिए कला, विज्ञान, वाणिज्य और व्यवसाय का अध्ययन करने वाले कॉलेज के छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है। तो यहां पर 5 वर्ष दिए हैं, 12, 13, 14, 15 और 16, और इसमें कला विभाग, विज्ञान, वाणिज्य और व्यवसाय, यानी इसमें आपको आर्ट, साइंस, कॉमर्स और बिजनेस के छात्रों को दर्शाया गया। छात्रों की संख्या लिखी हुई है 48, 105, 148, 32, 56, 123। अब देखिए इसमें कहीं भी योग नहीं दिया हुआ है, योग नहीं दिया है इसका मतलब इसमें औसत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। योग नहीं दिया है तो औसत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। या देखिए सबसे पहला क्वेश्चन अनुपात से रिलेटेड पूछ लिया, कुल संख्या का। तो कुल संख्या अगर योग दे दिया होता तो हमारे लिए हर क्वेश्चन कर पाना बड़ा आसान हो जाता, लेकिन इसमें अब थोड़ा सा आपको जोड़ना घटाना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, जोड़ घटाना जो भी आप करेंगे, यहां पर डाटा पहले क्वेश्चन में जो आप सॉल्व करेंगे उस डाटा को याद रखिएगा, आगे किसी भी क्वेश्चन में काम पड़ने पर उसका इस्तेमाल हम जरूर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहां पर क्या कहा गया कि प्रति वर्ष कला का अध्ययन करने वाले छात्रों की औसत संख्या प्रति वर्ष विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों की औसत संख्या का अनुपात क्या है। अच्छा, अब यहां पर औसत का अनुपात पूछा है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि औसत का मतलब होता है योग बटे पदों की संख्या, यानी
हम सब का योग निकालेंगे, उनकी पदों की संख्या से भाग देंगे, तो पदों की संख्या तो दोनों में बराबर रहने वाली है। तो इसका मतलब है कि आप योग निकाल करके ही उसका अनुपात बता देंगे तो भी वो औसत के अनुपात के बराबर ही होगा। वैसे हम यहां पर औसत ही निकालते हैं। चलिए, तो यहां पर करना क्या है कि प्रतिवर्ष कला का अध्ययन करने वाले, तो कला का अध्ययन करने वाले इन सभी को जोड़ लेंगे। प्रतिवर्ष कला का अध्ययन करने वाले छात्रों की कुल संख्या, तो कला को सबको जोड़ेंगे। और पूछा गया है विज्ञान पढ़ने वाले, तो विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या, इनको जोड़ करके 5 वर्ष दिया है तो 5 से भाग दे करके हम देखेंगे कि आंसर कितना आएगा। तो चलिए जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो 48 प्लस 56, 48, 56, 64, 78, 92, 48, 56, 64, 78, 92, ये आपका टोटल बनेगा 8, 4, 5, 9, 6, 15, 7, 22 और 9, 31, ये आपका बन जाएगा 338। ये टोटल जोड़ने पे आ जाएगा आपका 338। अब इसके बाद इनको जोड़ते हैं 105, 1, 2, 3, 4, 5, 500 तो ये हो गया। उसके बाद 23, 25, 48, 61, 5, अगर जोड़े 23, 25, 48, 61, 5 तो ये बनेगा आपका 662। हाँ, 662। तो आपको बताना है 338 बटे 5 अनुपाते 662 बटे 5। तो 5 5 बटे में है, ये कट गया, तो इसीलिए मैंने कहा ना योग का भी अनुपात बता देंगे तो भी वो औसत के अनुपात के बराबर ही होता है। तो अब 2 से कट जाएगा, 2 1 के 2 हो जाएगा, यहां पर आएगा यहां से 2 छंग 12, फिर 2 9 18, अनुपात ये हो जाएगा 3 3 1, तो 169 अनुपाते 331। ए ऑप्शन होगा इसमें आपका राइट आंसर, 169 अनुपाते 331। तो बस इसी तरह अब देखिए यहां पर अनुपात पूछा है, योग करना है, इसीलिए इस क्वेश्चन में योग नहीं दिया हुआ था। तो जैसा कि मैंने बताया अगर योग ना दिया रहे तो समझ जाइए उसमें अनुपात या औसत से रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछेगा जरूर। ठीक, तो औसत पूछ लिया है, तो औसत के लिए हमको देखिए योग निकालना पड़ेगा, और योग दे देता तो आप तुरंत रख करके आंसर बता देते, तब ये क्वेश्चन में दम ना रह जाता, खत्म हो जाता। ठीक, तो उम्मीद करता हूं बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन पढ़िए, जो कह रहा है बस उतना करते चलिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 2012 से 2016 तक, वर्ष 2012 से 2016 तक व्यवसाय के छात्रों की संख्या की सरल वार्षिक वृद्धि दर क्या है। यानी 2012 में अगर देखें तो किसका पूछा गया है, व्यवसाय के छात्रों की। तो 2012 से 2016, तो 2012 को देखेंगे व्यवसाय में कितने छात्र हैं, 32। 2016 को देखेंगे व्यवसाय में कितने छात्र हैं, 48। तो 32 से 48 हो गए, तो वृद्धि का मतलब 32 से 48 हुए, कितना बढ़े, तो 32 और 48 का अंतर 16, और किसकी तुलना में 2012 से बढ़े हैं तो 32 रखेंगे। ठीक है, तुलना होगी 32 से, यानी 32 से 2012 में व्यवसाय में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या थी 32, और 2016 में व्यवसाय में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या हो गई 48। तो 32 से 48 हुआ है तो बढ़ा कितना, 16, और किस में बढ़ा है, 32 में, तो 16 बटे 32 गुणे 100। अब आप लोग, कई लोग आंसर कर चुके होंगे बिल्कुल सही इसका, तो 2 बार में कटेगा, आंसर हो जाएगा 50%। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 50%। तो टेबल में जब भी डाटा इस तरह से दिया है तो घबराना नहीं बिल्कुल भी, बहुत ढेर सारी चीजें करनी पड़ेगी नहीं, जो कहा गया बस उतना आपको करना है, और वो आप करना अच्छे से सीख चुके हैं। अभी तक जितनी भी डीआई की क्लासेस चल चुकी है सब में आपने देखा है। तो उम्मीद करता हूं बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, बेहतर तरीके से, कहीं दिक्कत नहीं आ रही होगी। कहीं भी दिक्कत आए तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें आंसर तो लगा दूं, वही बी ऑप्शन होगा 50%। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ष 2012 से 2016 तक वाणिज्य के छात्रों की संख्या, वाणिज्य के छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि क्या है। तो वर्ष 2012 को देखेंगे, वाणिज्य को देखेंगे, कितना है, 148। ठीक, वर्ष 2016 को देखेंगे, वाणिज्य को देखेंगे 168। तो 148 से 168 हो गया, कितना बढ़ गया, तो आप कहेंगे सर 20 बढ़ गया। ठीक है, और किस में बढ़ा है, 148 में 20 बढ़ के 168 हुआ, तो 148 बटे में रखेंगे, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100। ठीक है, तो 20 बटे 148 गुणे 100। फटाफट इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा 20 बटे 148 गुणे 100। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे, चलिए भाई सॉल्व कर लेते हैं।
20 है, 148 है। अगर इसको 148 ना करके 140 मान लें तो ये 7 बार में जाएगा, तो 7 बार का मान होता है 14 दशमलव, तो यहाँ पर 48 है, यानी 150 अगर हम मान लें 150 तो 2/15 13.6 के आसपास जाएगा, 13.51। यहाँ पर आंसर आएगा 13.51%। ठीक है, लगभग में अगर देखें तो लगभग में आ जाएगा 13.51, 13 के आसपास जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, 20/148 है, यानी 20 आप 150 भी इसको मान लें तो 20/150 का मतलब होता है 2/15। अब 1/15 का मान होता है 6.66, तो 2/15 का मान हो जाएगा 13.33। तो 13.33 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पर 150 से थोड़ा सा कम है, तो 13.33 के आसपास यही एक संख्या मिल रही है, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर। तो चाहे तो पूरा सॉल्व करिए भाग दे करके, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन एग्जाम में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैंने क्या बताया करने का तरीका, एक राउंड फिगर में मान लीजिए 150 मानेंगे तो 2/15 मिल जाएगा। अब 1/15 की वैल्यू होती है 6.66, तो 2/15 की वैल्यू होगी 13.33, तो 13.33 से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू आपको देखनी है, और वो हो जाएगा आपका 13.51। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2012 से 2016 तक कला के छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि क्या है? तो वर्ष 2012, 2016 और देखना है कला, तो 48 और यहां 92, तो 48 से 92 हुआ है, 48 से 92 हुआ, तो 48 और 92 का अंतर लेंगे तो आ जाएगा 44। 48 और 92 का अंतर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 44। ठीक है, 48 और 92 का अंतर 44, और बटे में 48, और प्रतिशत में बदलना है तो 100। ठीक है, 44/48 हो गया, तो ये हमारा 4 से कट जाएगा, 11 बार में 4 से कट जाएगा, 12 बार में 11/12। अब 1/12 की वैल्यू होती है 8.33, तो उसी को कम कर देंगे, यानी 91.666 ये आएगा, तो इसको हम कह सकते हैं 91.7%। तो आंसर हो जाएगा सी, 91.7%। ठीक है, यहां से आंसर हो जाएगा 91.7% लगभग। तो 666 दिया हो, सबको हटा करके उसको 7 लिखा जा सकता है। क्लियर? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया था भाई, आप लोगों के लिए आसानी से कर सकते हो। परसेंटेज जिसने पढ़ा है, वैल्यू याद है तो देख के आप आंसर बता सकते थे। अगला क्वेश्चन, पिछले वर्ष की तुलना में दिए गए विषयों में, पिछले वर्ष की तुलना में दिए गए विषयों में छात्रों की कुल संख्या में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि किस वर्ष प्रदर्शित होती है? अधिकतम प्रतिशत वृद्धि किस वर्ष प्रदर्शित होती है? जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए और आंसर बताइए। अब इसमें ढेर सारी चीजें आपको करनी होगी। ये क्वेश्चन पूरी डीआई का, इस टेबल का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सब कुछ आपको करना पड़ जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन को पढ़िए एक बार और देखिए। अब सबसे पहले इसमें करना क्या होगा, पिछले वर्ष की तुलना में, तो वर्ष के हिसाब से आपको देखना है। 2012 को अगर आप देखेंगे तो सभी छात्रों को जोड़ना पड़ेगा। तो 2012 में कला में है 48, विज्ञान में है 105, वाणिज्य में है 148, व्यवसाय में है 32, यानी इन सबको जोड़ना है। तो 48 और 32 हो गया आपका, 48 और 32 हो गया 80, 80 105 148, तो 80 और इधर 253, 80 और 253 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 333। ठीक है, चलिए सभी को जोड़ लेते हैं भाई, लिख देता हूं मैं जोड़ करके। यहां पर इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 333। ठीक, फिर 56 123 136 और 30, 56 30 हो गया आपका 86, 123 और 36 ये हो गया आपका टोटल 345। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 345। क्लियर? अब फिर 64 125 144 और 36, तो 64 और 36 ये हो गया आपका 100, 125 144 यानी 325 44 69, 369, तो ये हो जाएगा आपका 369। ठीक, अब इसके बाद 78 144 156 और 36 को जोड़ेंगे तो 78 144 156 और 36, तो ये आपका हो गया 2015 178 7 14
14, 15, 29, 29, 3, 32, 32, 7, 39, 32, 7, 39, उसके बाद 8, 6, 8, 8, 16, 16, 6 और 6, टोटल ये हो गया आपका 418। ये आ जाएगा आपका 418। ठीक, अब इसके बाद अगला जोड़ेंगे 2016 में 92, 61, 161, 168 और 48। 92 और 48 हो गया आपका 140, और ये हो गया आपका 140 और 329, 140 और 329, 469, 469, 469, ये इतना आ गया। अब इनके बीच का परसेंटेज आपको निकालना है कि पिछले वर्ष की तुलना में किसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो परसेंटेज निकालने के लिए इनका अंतर लेना होगा, यानी 2013 की बात करें। देखिए 2012 का पिछला वर्ष तो कोई नहीं हो सकता है, यानी जो भी वृद्धि होगी वो 13, 14, 15 या 16 में ही हो सकती है। तो यहां पर वृद्धि हुई कितनी, तो आप कहेंगे सर 33 था 45 हुआ है, 33 से 45 हुआ यानी 12 बढ़ा है किसमें, 333 में, और गुणे में करेंगे 100। तो ये अगर इसको सॉल्व करें 12/333, अगर 333 को हम मान लेते हैं 360, तो ये 3.33 के आसपास जाएगा, यानी 3.33 या 3.6। तो यहां पर 3.6%। अच्छा, परसेंट में ना भी आप अगर बदलना चाहें तो एक काम आप और करके देख सकते हैं, केवल इनको देखते हुए 12/333, ये किस में हुआ है, 2013 की बात की गई है। ठीक, 2014 की अगर बात करें तो इनका अंतर लेना होगा, 45 और 69 का अंतर हो जाएगा आपका 25 का। 45 और 69 का अंतर देखें तो इसमें 24 का आ जाएगा, 45 और इसको देखेंगे तो 24 का अंतर आ जाएगा। तो 24/345, 24/345 गुणे 100, तो 24/345 को भी आप देख सकते हैं, या 312/333 है तो इसका मान कम होगा, 24/345 है तो इसका मान ज्यादा होगा। ठीक है, अभी तक तो ये ज्यादा मिला है। इसके बाद अगर देखें और इसको अगर करेंगे सॉल्व तो ये 6 या लगभग 7% के आसपास जाएगा, ये 6-7% के आसपास जाएगा, लगभग में 6.9 के आसपास या 7% बोल सकते हैं, 6.9 या 7% के आसपास जाएगा लगभग में। उसके बाद देखिए 369 से 418 हो गया है, 369 से 418 हो गया है, तो इसमें से इसको घटाएंगे अगर, ठीक है, तो 18 में से 9 जाएगा 9, 18 में से 9 गया 9, उसके बाद यहां पर 10 में से 6 गया 4, 49/369 ये लिखेंगे, यानी इसको लगभग हम 49 मान सकते हैं, 35 कर लें तो 7 से कट जाएगा, तो प्रतिशत में बदलेंगे तो ये लगभग में हमारा पहुंचेगा। ठीक है, देखिए पूरा सॉल्यूशन मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं कि पूरा सॉल्यूशन कितना टाइम ले सकता है इसमें। बाकी अंदाजे से आप करना चाहें तो ये लगभग आपका बचेगा 50/35 करेंगे 1/7, तो 14% के आसपास पहुंचेगा ये। 13 से 14%, तो 13% मान के चलते हैं, 13 लगभग में 13 दशमलव कुछ आएगा, तो 13.2 करके मानते हैं, यानी 13.2 के आसपास जाएगा ये, तो इतना परसेंट हुआ। अब इसके बाद आखिरी वाला देखें तो यहां से यहां 9 में से 8 जाएगा 1, 6 में से 1 गया 3, 31, 6 में से 1 गया 5, सॉरी 51/418, तो 51/418 को हम 50/400 बोल करके भी अगर सॉल्व करें, 50/400 तो 400 कट जाता है 50 से 2 8 बार में, 1/8 की वैल्यू हो जाएगी लगभग 12.5, तो ये जाएगा 12 दशमलव कुछ, 12 लगभग में 12.4 बोल सकते हैं, लगभग में 12.4 के आसपास जाएगा ये। ठीक है, 12.4 या 12.2, 51/18 है, 12.2 मान लेते हैं, 12.2 के आसपास जाएगा। तो यहां पे पूछा गया किस वर्ष में सर्वाधिक वृद्धि प्रदर्शित हुई, तो सबसे ज्यादा हमको दिख रहा है 13 से बड़ी संख्या जो दिखी है, तो आंसर हो जाएगा यहां पर, ये वर्ष कौन सा था, 2015, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 2015। अब ये क्वेश्चन, इसको हम कह सकते हैं कि बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, टफ नहीं था। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा ना, दशमलव में निकालने से अच्छा है आप यहां पर इन चीजों को देखिए कि लगभग कितने % के आसपास पहुंच सकता है, उससे हम बता सकते हैं। तो यहां पर हमने देखा 12 बटे अगर 360 कर देते तो ये 3.33 के आसपास आ जाता,
24 बटे यहां पर अगर हम मान लीजिए 32 भी कर देते, या 24 बटे यहाँ 24 था और यहां पर हम इसको कर लेते 350 कर लेते, तो 25 और 350 के हिसाब से देखते तो 1/14 आ जाता, यानी 7 दशमलव कुछ के आसपास आ जाता। फिर उसके बाद 50 बटे 350 कर लेते तो ये 13 दशमलव समथिंग पे आ जाता है, 1.7 के आसपास। फिर यहां पर देखते तो 24 ये 1/8 के आसपास आता है, यानी 12.5 के आसपास आ जाता। तो सबसे ज्यादा हमको यही एक दिख रहा था भिन्न, जिसकी मान बड़ा मिल सकता है। तो यही जो जिसका मान बड़ा होगा वो हमारी अधिकतम प्रतिशत को प्रदर्शित करेगा, वही हमारे अधिकतम प्रतिशत को प्रदर्शित करेगा। क्लियर? चलिए, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा बढ़िया से। कैलकुलेशन ही केवल करनी थी। अब ये कैलकुलेशन पूरा लिख करके ना करने से अच्छा है आप देख करके बता सकते थे, मतलब देख करके वैसे तो नहीं, इनको देख करके आप बता सकते थे कैसे करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नितिन सर का हिंदी व्याकरण का बैच किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमारे स्टडी 91 एप्लीकेशन पर स्टार्ट हो चुका है, जिसे आप प्ले स्टोर से जाकर के इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और इस बैच का नाम है आपका चाणक्य बैच, जो कि नितिन सर हमारे स्टडी 91 के चाणक्य हैं। तो चाणक्य बैच के नाम से ये बैच है। तो इसको जाइए स्टडी 91 के और अभी इनरोल कर लीजिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बैच है ये आपका। चलिए अगला आ गई भाई एक और बढ़िया सी डीआई टेबल वाली। क्या कहा गया, ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित आंकड़े 5 दुकानों द्वारा बेचे गए जूतों की संख्या के बारे में, यानी यहां पर जूतों की संख्या दिखाई गई है, ठीक है, और 5 दुकानों द्वारा ए बी सी डी और ई के द्वारा। और कहा गया कि 5 अलग अलग महीने हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। तो इधर माह को दर्शाया गया है, इधर दुकानदारों को दर्शाया गया है, ठीक है, और यहां पर उनकी संख्या दर्शाई गई, कितने जूते बेचे गए हैं। तो इनके डाटा का ध्यान से अध्ययन करना है और अपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्लियर है? चलो भाई शुरू कर देते हैं इसका। तो यहां सबसे पहले क्या बोला गया कि जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीनों में दुकान ए द्वारा बेचे गए जूतों की औसत संख्या क्या है। औसत पूछ लिया है इसलिए योग नहीं दिया है। तो दुकान ए द्वारा जुलाई, अगस्त और सितंबर, यानी इन तीनों को जोड़ लेना है। तो 100 100 100 300 हो गया, 28 और 3 हो जाएगा 31, 31 और 35 66, ठीक है। तो 366, तो 366 हो गया योग बटे कितने महीने, 3 महीने। कितने महीने, 3 महीने। तो 3 से भाग दे देंगे तो औसत आ जाएगा, और औसत बराबर होता है योग बटे पदों की संख्या, यानी 122। तो डी ऑप्शन होगा इसमें आपका राइट आंसर। डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर है? डी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं क्या है भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया। अब ये देखिए बढ़िया समझ में आ रहा होगा एकदम। डीआई में डाटा इसमें आपको भरपूर दे दिया जाता है, खूब देखिए, खूब इसमें आंसर करिए, क्वेश्चन भी ढेर सारे बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया, अक्टूबर और नवंबर में एक साथ दुकान बी द्वारा बेचे गए जूतों की कुल संख्या। तो पहले इसको देखिए, अक्टूबर और नवंबर में दुकान बी द्वारा बेचे गए जूतों की कुल संख्या, यानी 168 और 257। तो कुल संख्या है तो इनको जोड़ करके आपको लिख लेना है, 168 और 257, 2 1 3 57 68, यानी 425। इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 425। तो 425 ये हो गया संख्या। और उन महीने में दुकान सी द्वारा, तो उसी महीने में दुकान सी द्वारा देखेंगे 148 और 227 को जोड़ेंगे, 148 और 227 को जोड़ लेंगे तो 148 और 227, 2 1 3 27 और 48, ये आपका हो गया 375। तो ये आ जाएगा 375। तो यहां पर लिख लेंगे 375, और दोनों का क्या पूछा है, अनुपात। तो 25 से कट जाएगा भाई, ये 16 1 17 बार में, और ये कट जाएगा 15 बार में। तो अनुपात क्या हो जाएगा, 17:15। तो सी ऑप्शन होगा इसमें आपका राइट आंसर। ठीक, सिंपल है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, बस देखने में खतरनाक लग रही है ये। अगला क्वेश्चन, जुलाई से नवंबर तक के महीनों में, जुलाई से नवंबर तक के महीनों में दुकान ई द्वारा बेचे गए जूतों की औसत संख्या क्या है। ई द्वारा बेचे गए जूतों की औसत संख्या क्या है। तो अब इसमें आपको करना क्या है कि ई को देखेंगे, 117, 163, 217, 232 और 328 को जोड़ लेना है। ठीक,
तो 117, 163, 217, 3 है, 4, 7, 4, 6, तो 3, तो ये हो गया आपका 1060। 1060 में 3 कम कर देंगे 1057। 1060 में 3 कम किया 1057। इन सबको जोड़ लेना है तो 1057, और कितने हैं 1 2 3 4 5, इसको 5 से भाग दे देना है। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा 2, 1, फिर 1.4, तो 211.4, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर। 211.4 यानी सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है भाई। तो उम्मीद करता हूं बढ़िया समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, कमेंट करके बताइएगा जरूर। जुलाई से नवंबर तक दुकान डी द्वारा, तो डी को देखेंगे जुलाई से नवंबर तक, यानी इन सबको जोड़ लेना, जहां भी बोला जुलाई से नवंबर तक जोड़ लेना। जूतों की औसत संख्या क्या है? जुलाई से नवंबर तक दुकान डी द्वारा जूतों की औसत संख्या क्या है? तो 113 प्लस 87, 121, 173, 307, तो 3 1 4 1 5 1 6 6 1 7 हो जाएगा, 707, और उस सबको जोड़ेंगे 21 73 7, तो 801 टोटल आ गया 801। सबको जोड़ने पर यह हो गया 801/5। तो 801 को 5 से भाग देंगे, तो 800 को 5 से भाग देंगे तो 160 तो आएगा ही आएगा, और 1 है तो 0.2 आ जाएगा, तो 160.2 यानी ए हो जाएगा इसका आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है भाई। तो आसान है इसमें क्वेश्चन, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं, बार बार औसत ही पूछ रहा है। तो पहले ही मैंने कहा जहां पर योग नहीं दिया होगा वहां औसत या अनुपात जरूर पूछेगा, जहां पर योग नहीं दिया होगा वहां औसत या अनुपात जरूर पूछता है। अगला प्रश्न, जुलाई से नवंबर तक के महीनों में दुकान डी द्वारा प्रति महीना बेचे गए जूतों की औसत संख्या। तो अभी डी का औसत हम लोगों ने निकाला था, अभी पीछे एक क्वेश्चन में हम लोगों ने डी का औसत निकाला था, याद होगा आपको। ठीक है, डी महीने में बेचे गए उसकी औसत संख्या दुकान ई द्वारा प्रति महीने बेचे गए जूतों की औसत संख्या का कितना परसेंट है। तो पिछले क्वेश्चन में देखिए हम लोगों ने यहां पर किसका औसत निकाला था? डी का, 160.2, और इसके पहले वाले में हम लोगों ने औसत निकाला था ई का। तो आपको बस यही करना है, 160.2 और 211.4, इन दोनों का इस्तेमाल इस क्वेश्चन में कर लेना है, क्योंकि यहां पर कितना परसेंट है। तो 160.2 ये हम लोगों ने निकाला था डी का, और ई का निकाला था 211.4। ये पूछा जा रहा है कितना प्रतिशत है, तो 100 से गुणा कर देना है। ठीक, दोनों में एक एक स्थान पर दशमलव है, दोनों में एक एक स्थान पर दशमलव है, तो इसको दशमलव को हटा देंगे और भाग देंगे। ठीक, तो अब ये कैलकुलेशन करिए बढ़िया से, 80% के आसपास जाएगा ये। ठीक है, तो ये 80 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि अगर 1600 है और नीचे अगर हम कर दें 2000, 1600 मान ले, उसको हम 2000 मान ले, 2000 मानेंगे तो 1600 और 2000 यानी 75% के आसपास जाएगा। 16 2000 75, तो 75.8, 75% से थोड़ा सा ज्यादा। ठीक, क्योंकि वो हमने 2000 कर लिया था, वो 2000 से ज्यादा है, यानी 75 से ज्यादा वैल्यू आ जाएगी। तो आंसर हो जाएगा 75.8%। ठीक है, 75.8%, यानी डी ऑप्शन होगा इसमें आपका राइट आंसर। डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नितिन सर के द्वारा हैंड रिटन नोट्स, यानी जिनको भी नोट्स बनाने में समस्या होती है, नोट्स कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, सही से बन नहीं पा रहा है, तो वो लोग हमारी ऑफिशियल वेबसाइट study91.co.in पर जाकर के, हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर ये सारे नोट्स अवेलेबल है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, साथ साथ सामान्य हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय राज्य व्यवस्था, और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, यानी जीएस से रिलेटेड सारे नोट्स आपके अवेलेबल हैं, जिनको आप पीडीएफ के रूप में वहां पर पढ़ सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, और अपने नोट्स की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम लोग टेबल के और थोड़े से बेहतर क्वेश्चनों को लेकर के आएंगे। टेबल की मतलब बेहतर क्या, पेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो क्वेश्चन संभावित हैं कि आ सकते हैं,
उन पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, उनको सीखेंगे। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जहाँ ना समझ में आए उन क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाउट में सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको उसको बता दूंगा। तो अगली क्लास में हम लोग फिर से मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए गुड इवनिंग, गुड बाय।